यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। वीडियो के नीचे परीक्षा ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज लेने के लिए मुकेश G50 कोड का प्रयोग करके आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। सबको राम राम, मेरा नाम रवि। आज करते हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में। हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ेंगे। हमारी 2 से या 3 तक वीडियो हो सकती हैं। तो ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मुकेश सर का आप कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो और वहाँ से कोर्स लो। तो चलिए करते हम शुरू राष्ट्रपति के बारे में। देखो राष्ट्रपति, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आप सबको पता है राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 52 में। देखो एक क्वेश्चन ना पिछली क्लास में रह गया था, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो कैग, हमें पिछली क्लास में करवा था कैग। एक क्वेश्चन रह गया था कि कैग में सी का मतलब क्या है? कैग में सी का मतलब क्या है? देखो कंट्रोलर ऑडिटर, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हमने बात करी थी, एग्जामिनर ये पूछ लेता है कैग में सी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर होता है। इसका मतलब होता है नियंत्रक। देखो हमने बात करी थी, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कैग में सी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर होता है या कंट्रोलर होता है। आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर नियंत्रक है तो हिंदी में इंग्लिश में कंट्रोलर ही होना चाहिए, कंट्रोलर क्यों होता है? देखो आप सबको पता है कैग क्या करता है? कैग जो भी सरकार में जितना भी खर्चा होता है, संसद में जितना भी खर्चा होता है, कैग उस पर नजर रखता अपनी। उस खर्चे पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उस खर्चे पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसलिए हम सी को कंट्रोलर कहते हैं, कंट्रोलर नहीं। अगर हम यहाँ सी का मतलब कंट्रोलर रखते तो उस खर्चे पर ये कंट्रोल कर सकता था, नियंत्रण कर सकता था। लेकिन वो कैग ओनली क्या कर सकता है? वो खर्चे को देख सकता है, उसकी निगरानी कर सकता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसलिए हम कैग में सी का मतलब कंट्रोलर होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यह था पिछली क्लास का क्वेश्चन था, ये रह गया था पीछे। देखो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का। भाग नंबर क्या है? 5। भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक वो होता है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक वो होता है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। देखो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर राज्य का पूछ ले कि राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 क्या कहता ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 52 यह कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53, देखो हम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे 52 से लेकर बेस्ट तक। भारत में एक राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान या मुखिया राष्ट्रपति होगा। देखो आर्टिकल 53 ये कहता है केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान या मुखिया राष्ट्रपति होगा। केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, केंद्र की कार्यपालिका बहुनिकाय है। यह कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। देखो केंद्र की कार्यपालिका बहुनिकाय है, यह कथन सत्य है या असत्य। आप सबको पता है, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी है बात कि केंद्र की पालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि केंद्र की शक्ति को, केंद्र की कार्यपालिका को हम बांट नहीं सकते, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 क्या कहता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होंगे? आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होंगे। आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो आप सबको पता है कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 54 के तहत मतदाता कौन होंगे? संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप सबको पता है संसद में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आपको सबको पता है एक संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन 1992 में। देखो एक संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ था कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आप सबको पता है
वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 54 ने तो ये बता दिया कि मतदाता कौन होंगे। आर्टिकल 55 ये कहता है कि मत पद्धति कैसी होगी। आर्टिकल 55 ये बताता है। देखो आर्टिकल 55 क्या बताता है? आर्टिकल 55 कि मत पद्धति कैसी होगी। मत पद्धति कैसी होगी? एकल समान अनुपातिक एकल सकर्मणीय गुप्त मत पद्धति। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में मत पद्धति कैसी होगी? समान अनुपातिक एकल सकर्मणीय गुप्त मत पद्धति होगी। कैसी होगी? मत पद्धति गुप्त मत पद्धति होगी। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि खुली मत पद्धति का यूज हम किसके चुनाव में करते हैं? अगर एग्जामिनर ये पूछ ले खुली मत पद्धति का यूज हम किसके चुनाव में करते हैं? हम करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जब करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का हम चुनाव जब करते हैं खुली मत पद्धति का यूज करते हैं। और जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो गुप्त मत पद्धति का यूज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, आप सबको पता है भारत में कितने गठबंधन की सरकार है? आप सबको पता है भारत में कितने गठबंधन की सरकार है? कितने गठबंधन की सरकार है? आप सबको पता है दो है। एक है यूपीए, एक है एनडीए। आप कहोगे सर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो यूपीए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो आप सबको पता है एनडीए के साथ गठबंधन है बीजेपी का। एनडीए के साथ गठबंधन है बीजेपी का और यूपीए के साथ गठबंधन है कांग्रेस का। आप सबको पता है जुलाई 2017 में, आप सबको पता है जुलाई 2017 में क्या हुआ था? चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। यूपीए वालों ने मीरा कुमारी को मैदान में उतार दिया और एनडीए वालों ने मतलब बीजेपी वालों ने रामनाथ कोविंद को मैदान में उतार दिया। आप सबको पता है जुलाई 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। जीता कौन था? रामनाथ कोविंद। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वो कैसे जीते थे हम उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे चुनाव हुए थे जुलाई 2017 में।
जुलाई 2017 में कैसे चुनाव हुए थे, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, मुश्किल काम क्या है बताओ भाई, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? वो है बोर्ड को साफ करना, बोर्ड को साफ करना, वो भी सर्दियों में। ये थी मजाक की बातें, अपनी कॉपी में लिख लियो एक कोने में। देखो, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य। देखो, चुनाव कैसे होते हैं राष्ट्रपति के? मतपत्रों की सहायता से। आपको होगे सर ये मतपत्र कैसे होते हैं? मतपत्र एक कागज होता है जो विधानसभा के सदस्यों को दिया जाता है और संसद के सदस्यों को दिया जाता है। जो संसद के सदस्यों को दिया जाता है वो होता है लाल रंग का मतपत्र, ऐसा कागज होता है एक, ठीक है। और जो विधानसभा के सदस्यों को दिया जाता है मतपत्र, वो होता है हरे रंग का मतपत्र, ऐसे होता है जो विधायकों को दिया जाता है। देखो, कंडीशन ये होती है कि चुनाव जब मत डाला जाता है, वोट डाली जाती है, सभी को वोट डालनी होती है। आप सबको पता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मीरा कुमारी, दो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए उठे थे। हर एक सांसद जब आएगा दोनों को वोट डालेगा, ना कि एक को। आप कहोगे सर अगर एक व्यक्ति दोनों को वोट डालेगा तो जीतेगा कौन? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला जीत गया? देखो, एक सांसद जब आएगा दोनों को वोट डालेगा, जीतेगा वो जिसको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पसंद मिले, जीतेगा वो जिसको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पसंद मिले, वो जीतेगा। देखो, एक सांसद आया, लोकसभा का या राज्यसभा का एक सदस्य आया, आते ही रामनाथ कोविंद पर उन्होंने वोट डाल दी, इस पर डालने उसको दूसरे उम्मीदवार पर भी है, इसने डाल दी। पहली पसंद इसकी होगी रामनाथ कोविंद और दूसरी पसंद है इसकी मीरा कुमारी, दो को वोट डाल दी, पहली पसंद होगी ये। दूसरा सांसद आया, उसने भी इसी प्रकार डाली, पहली रामनाथ कोविंद पर है, फिर मीरा कुमारी पर है। पहली पसंद उसकी होगी, अगर जिसको सबसे पहले पसंद मिलेगी वो राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे ही विधायक आएंगे राष्ट्रपति पर और मीरा कुमारी पर अपने अनुसार वोट डालेंगे, किसको पसंद कौन सा है। विधायक को भी पहला पसंद राष्ट्रपति है, फिर मीरा कुमारी है। पसंद के आधार पर जिसको पसंद सबसे ज़्यादा मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी वो हमारा राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए एक तो मतपत्रों की सहायता ली जाती है, दूसरा है कि कुल वेद मतों का न्यूनतम मत मिलने चाहिए। देखो, एक कंडीशन और है, वो कंडीशन कौन सी है? देखो, कंडीशन ये है, न्यूनतम वेद मिलने चाहिए। भाई जड्डा में मार्कर जम जावे है, वारी साफ हो गए हो। दूसरी कंडीशन ये है कि
न्यूनतम वेद मतों का न्यूनतम वेद मतों का आधा प्लस वन मिलना चाहिए। देखो दूसरी कंडीशन ये है कि उसको न्यूनतम वेद मत मिलने चाहिए। न्यूनतम वेद मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए? न्यूनतम वेद मतों का आधा प्लस वन। देखो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो उसको न्यूनतम वेद मतों का 100 मिल गया, 100 मत मिल गए, इसका आधा प्लस में 1, देखो 51 आ गया। अगर उस व्यक्ति को 51 वोट मिलती है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। 51 वोट लेनी बहुत मुश्किल काम है, 51 वोट लेनी बहुत मुश्किल काम है। अगर मान लो उसको न्यूनतम वेद मत ना मिले, अगर मान लो उसको न्यूनतम वेद मत ना मिले तो क्या होगा? उसको दूसरी वरीयता के आधार पर चुनाव करवाने होंगे। दूसरी वरीयता के आधार पर देखो, अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम वेद मतों का आधा प्लस 1 ना मिला तो क्या होगा? न्यूनतम वेद मतों का ना मिला तो उसके दूसरी वरीयता के आधार पर चुनाव होंगे। आप कहोगे सर दूसरी वरीयता के आधार पर कैसे होंगे, ये बताओ। देखो अगर मान लो उम्मीदवार 3 उठे हुए हैं उम्मीदवार, पहले को पसंद मिली 40%, और दूसरे को पसंद मिली 35%, और तीसरे को मिली 25%। देखो 3 उम्मीदवार उठे हैं, जो एक को पसंद करते हैं वो 40% है, जो दूसरे को पसंद करते हैं वो 35% है, और जो तीसरे व्यक्ति को पसंद करते हैं वो 25% है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो जो पहले को पसंद करते हैं वो 40% लोग हैं, जो दूसरे को पसंद करते हैं वो 35% लोग हैं, जो तीसरे व्यक्ति को पसंद करते हैं वो 35% लोग हैं। लेकिन दूसरी वरीयता के आधार पर चुनाव कैसे होंगे, ये बात सीखनी है। देखो दूसरी वरीयता के आधार पर कैसे होंगे? जो तीसरा व्यक्ति है जिसकी पसंद कम है उसके मतों को दोनों में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? दूसरी वरीयता देखी जाएगी। दूसरी वरीयता कैसे देखी जाएगी? देखो आप सबको पता है कि तीसरे व्यक्ति को 25% लोग पसंद करते हैं, इसकी दूसरी पसंद कौन सी है? इसकी दूसरी पसंद देखी जाएगी। दूसरी पसंद है इसकी, ये सेकंड वाला, इसकी पसंद दूसरी है 35% वाला। तीसरे व्यक्ति को 25% लोग पसंद करते हैं, इसकी दूसरी पसंद देखी जाएंगी। दूसरी पसंद इसकी 35% वाला, इसके वोटों को बांटा जाएगा। इसको मिलेंगे 25% इसके वोटों का, और इसके वोटों में से 5% मिलेंगे इसको पहले वाले को। तीसरे व्यक्ति की जब वोट बांटी जाएंगी दूसरी वरीयता के आधार पर, 25% दूसरे वाले को मिलेंगे और 5% मिलेंगे पहले वाले को। इसको 20% मिलते ही सेकंड वाला राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति वो कौन है जिसको दूसरी वरीयता के आधार पर चुना गया। क्वेश्चन ये है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति वो कौन है जिसको दूसरी वरीयता के आधार पर चुना गया। वो है वी गिरी। आप सबको पता है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति वी गिरी है जिसको दूसरी वरीयता के आधार पर चुना गया। आप कहोगे सर कब चुना गया? 1969 में। कब चुना गया? 1969 में। अगले क्वेश्चन की बात हम ये करते हैं। देखो
देखो, आप चुनाव हो गए राष्ट्रपति के। जब आप सुबह उठे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। जब आप सुबह उठे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भारत के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बन गए। रामनाथ कोविंद बन गए, जिनको 7 लाख प्लस वोट मिले। और मीरा कुमारी इस पद को हासिल नहीं कर पाई और इनको वोट कितने मिले? 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस। आपके मन में विचार आया, न्यूज़पेपर पढ़ते ही आपके मन में विचार आया कि हमने तो पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इन सभी को मिलाकर इतनी वोटें नहीं होती, इतने मत नहीं होते जितने वोट इनको मिल गए। आपके मन में विचार आया होगा कि सभी को मिलाकर इतने मत नहीं बनते जितने मत रामनाथ कोविंद को मिल गए। आपके मन में विचार आया होगा। आपको एक बात का पता होगा, नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के मार्कर बदल देता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मतों की गणना नहीं होती। मतों के मूल्य की गणना होती है। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं होती, मतों के मूल्य की गणना होती है। इसलिए न्यूज़पेपर में लिखा था कि 7 लाख वोट मिल गए। ये मत नहीं थे, ये मतों का मूल्य था। अब हम बात करेंगे मतों का मूल्य के बारे में। देखो, आप सबको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं। आप सबको पता है वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और सभी राज्य में अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। आप सबको पता है। देखो, वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और एक पहले थे 29 राज्य। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, हमारे 28 राज्य रह गए। हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं हैं। आप सबको पता है, अलग अलग विधानसभाएं हैं। किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 170। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं होंगी। आर्टिकल 170 के तहत देखो, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य भी अलग अलग होगा। देखो, आपने एक बात पढ़ी है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं होंगी आर्टिकल 170 के तहत, और सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य भी
अलग अलग होगा। आपने ये बात पढ़ी, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मतों का मूल्य किस राज्य का है। सबसे ज़्यादा मतों का मूल्य किस राज्य का है, वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक विधायक का मत का मूल्य है 208। अगर आपसे कम पूछ ले कि सबसे कम मतों का मूल्य किस राज्य का है, वो है सिक्किम का। कितना हिसाब है, वो है 7। देखो, सबसे ज़्यादा मतों का मूल्य किस राज्य का है, वो उत्तर प्रदेश का। कितना है, 208। अगर आपसे कम पूछ ले, कम है सिक्किम का, वो कितना है, 7। अब हम बात करेंगे, अब आप पूछोगे सर हम अलग अलग विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। आपकी बात ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। मतों का मूल्य हम निकालेंगे कैसे, ये बताओ। मतों का मूल्य हम निकालेंगे कैसे, ये बताओ। देखो, अब हम उसी की बात करते हैं कि मतों का मूल्य हम निकालेंगे कैसे। देखो, अलग अलग विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य हम निकालेंगे कैसे, उसका एक फार्मूला है। मत मूल्य किसका निकाल रहे हैं हम, विधायक का। अलग अलग विधानसभाओं के विधायक का ये निकलेगा, एक विधायक का। फार्मूला ये है उस राज्य की 1971 की जनसंख्या, उस राज्य की 1971 की जनसंख्या बटे में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा में 1/1000। देखो, ये एक फार्मूला है जिससे एक विधायक के मतों का मूल्य निकलेगा अलग अलग राज्यों का। उस राज्य की 1971 की जनसंख्या, आप कहोगे सर 1971 आपने यहाँ क्यों लिखा? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। देखो, मैंने यहाँ 1971 क्यों लिखा? 1971 की जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए। देखो, ये है उस राज्य की 1971 की जनसंख्या अपॉन में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा में 1000। आप कहोगे सर आपने यहाँ पर 1971 क्यों लिखा? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर यहाँ पर 1971 लिखने से जनसंख्या वृद्धि दर कैसे रुकेगी? देखो, आप सबको पता है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। जब हमारा भारत आज़ाद होने से पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तब क्या था, मृत्यु दर तो बढ़ रही थी और जनसंख्या वृद्धि दर घट रही थी। जनसंख्या बढ़ने की हमें कोई और नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, अत्याधुनिक सुविधाएं पैदा होने लग गई। अत्याधुनिक सुविधाएं हमारे पास आने लग गई तो क्या होने लग गया, जनसंख्या
जनसंख्या, मृत्यु दर तो घटने लग गई और जन्म दर बढ़ने लग गई। देखो जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ मृत्यु दर तो घटने लग गई और जन्म दर हमारी बढ़ने लग गई, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो अन्य सुविधाएं भी मिलने लग गई, अन्य सुविधाएं भी हमें मिलने लग गई। अन्य सुविधाएं मिलेगी, अलग अलग चीज़ का विकास होगा तो ऑटोमेटिक जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी। देखो ये जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन सरकार का ध्यान बढ़ती हुई जनसंख्या पर कब गया? 1976 में। लेकिन सरकार का ध्यान बढ़ती हुई जनसंख्या पर कब गया? 1976 में। 1976 में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। आप सबको पता है 1976 में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी की आप सबको पता है 1976 में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। और 1975 में क्या था? आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल किसने लगवाया था? वो भी इंदिरा गांधी ने। देखो 1975 में आपातकाल लगा हुआ था और बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान गया सरकार का 1976 में। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने कहा सभी राज्यों को कहो अपने स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके, अपने स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके। लेकिन राज्यों ने मना कर दिया कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे। आपके मन में एक प्रश्न और उठा होगा कि राज्यों ने यह क्यों कहा कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे? जनसंख्या रोकना तो अच्छी बात है, जनसंख्या वृद्धि दर रोकना तो अच्छी बात है, लेकिन राज्यों ने मना क्यों कर दिया? आप सबको पता है कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में उतनी ही विधानसभा की, लोकसभा की और राज्यसभा की उतनी ही ज़्यादा सीटें होंगी। अगर जिस राज्य में जितनी ज़्यादा सीटें होंगी केंद्र की नज़र में वो राज्य उतना ही महत्व प्राप्त करेगा। राज्यों ने मना कर दिया कि हम अब बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोकेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं अपनी सीट पर, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या तो रोकेगी। आप सबको पता है 1976 में कानून लागू हुआ था। आप सबको पता है 1976 में कानून लागू हुआ था नसबंदी का। नसबंदी किसकी होगी? वो भी पुरुषों की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत में पहले जनसंख्या नीति कब लागू हुई? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में पहली जनसंख्या नीति लागू कब हुई? वो 1976 में। भारत में पहली जनसंख्या नीति लागू कब हुई? 1976 में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने नसबंदी कानून लागू कर दिया। लेकिन नसबंदी कानून का भी इतना फायदा नहीं हुआ, फिर भी जनसंख्या बढ़ती गई। सरकार का ध्यान फिर कब गया? सरकार का ध्यान बढ़ती हुई जनसंख्या पर कब गया? वो गया 2000 में। सन 2000 में सरकार किसकी थी? वो थी अटल बिहारी वाजपेयी की। सन 2000 में सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि राज्यों को कहो अपने स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके। लेकिन आप सबको पता है राज्यों का एक ही आंसर था कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे। लेकिन राज्यों का एक ही आंसर था कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को कहा गया कि राज्यों ने मना कर दिया कि वो बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा वो क्यों नहीं रोकेंगे? उन्होंने कहा उन्होंने सीटों का लालच है। राज्यों को सीटों का लालच है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा क्यों ना हम इस लालच को ही खत्म कर दे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा क्यों ना हम इस लालच को ही खत्म कर दे। लालच खत्म कैसे होगा?
अटल बिहारी वाजपेयी ने एक संविधान संशोधन करवा दिया। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत एक संशोधन पारित कर दिया। इसके तहत क्या होगा कि 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत कहा 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा और जिस राज्य को जितनी सीट मिलेगी वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर मिलेगी। ये बोला कि 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिनको जो सीटें मिलेगी वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर मिलेगी। तो आप सबको पता है सरकार ने राज्यों ने सोचा अब हम जनसंख्या वृद्धि दर क्यों बढ़ाए। जब 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं होना तो अपनी जनसंख्या क्यों बढ़ाएं। अगर हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हम कोई नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए राज्यों ने अपने अपने स्तर पर जनसंख्या को कम करना चाहा। इसलिए आपको पता चल गया होगा यहाँ पर 1971 क्यों लिखा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, मन में साफ हो जाओगे। आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर आपने 1971 क्यों लिखा था। हम आगे पीछे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 1971 में जनसंख्या औसत ली गई थी। यहाँ पर जनसंख्या का औसत लिया था, इसलिए यहाँ पर 1971 लिखा गया है। आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना मैं बोर्ड को साफ करूँ, आप क्लास को शेयर करते रहना साथ के साथ और कमेंट करते रहना। हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन सांसद का मत मूल्य बराबर होता है। देखो हमने ये पढ़ा था अलग अलग विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन सांसदों के मत मूल्य बराबर होते हैं। इनका क्या फार्मूला है सर? सांसदों के मत मूल्य का फार्मूला क्या निकालने के लिए? देखो मत मूल्य निकालना है सांसदों का एक सांसद का मत मूल्य निकलेगा ऐसे, तो ऐसे ही सभी का निकलेगा। देखो सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों के
मतों के मूल्य का योग। देखो, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग बटे में संसद के निर्वाचित सदस्य, ये फार्मूला होता है। देखो, संसद के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य का योग अपोन में संसद के निर्वाचित सदस्य। आप सबको पता है संसद में लोकसभा और राज्यसभा आती है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा आती हैं 543 प्लस में 233 कितने हो गए? 776 बटे में आएगा 776 और मतों का मूल्य जो भी आए इसको भाग दे दो। एक सांसद के मत का मूल्य निकल जाएगा। हमें निकाल कर नहीं देखना, बस हमें पता होना चाहिए कि निकलता कैसे है। निकाल कर नहीं देखना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी दिल की गहराइयों में लिख लेना। वहाँ पर लिख लेना जहाँ पर आप और किसी को लिख चुके हो। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव करवाता कौन है? वो करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत करवाता है, वो करवाता है आर्टिकल 324। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। आप सबको पता है भारत में 2 निर्वाचन आयोग हैं। केंद्र में केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग। आप सबको पता है अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि पंचायती राज के चुनाव करवाता कौन है? पंचायती राज के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगर आपसे पंचायती राज को छोड़कर किसी का भी चुनाव पूछ ले तो वो करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है, वो करवाता है पंचायती राज के करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज को छोड़कर अगर आपसे किसी का भी पूछ ले कि कौन चुनाव करवाता है, वो करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाता कौन है? राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाता कौन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निभाता कौन है, आपको ऑप्शन मिलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा लोकसभा का अध्यक्ष। आपको तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य अधिकारी और डी ऑप्शन मिलेगा लोकसभा का महासचिव। देखो, मैंने ऑप्शन देते ही आपने सी ऑप्शन पर टिक कर दिया
मैंने ऑप्शन देते ही आपने सी ऑप्शन पर क्लिक कर दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है, वो निभाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की केंद्रीय निर्वाचन का आयोग का मुख्य अधिकारी। आपने ये ऑप्शन ये लगा दिया, लेकिन आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही ऐसे है कि हम गलत करें। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है कि हम गलत करें। क्वेश्चन ये है, दोबारा पढ़ो, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है? वो निभाता है लोकसभा का महासचिव। वो निभाता है लोकसभा का महासचिव। ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है। आप सबको पता है, आप सबको पता है लोकसभा का महासचिव कौन होता है? IAS अधिकारी, IAS अधिकारी होता है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? इस नियुक्तिकर्ता कौन है? नियुक्तिकर्ता कौन है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आप सबको पता है, आप सबको पता है लोकसभा का महासचिव IAS अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में महासचिव कौन है, महासचिव लोकसभा का महासचिव कौन है? आप सबको पता है भारत की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव वर्तमान में लोकसभा की महासचिव है। वर्तमान में लोकसभा की पहली महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में का विवाद का मामला हो जाए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए, उस विवाद का निपटारा करेगा कौन? उस विवाद का निपटारा करेगा कौन? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद का निपटारा करेगा कौन? उस विवाद का निपटारा करेगा कौन? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद का निपटारा करेगा कौन? आपको ऑप्शन मिलेंगे, घबराना नहीं है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष पहला ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखो, तीसरा ऑप्शन मिलेगा लोकसभा का महासचिव। और तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य अधिकारी। देखो, विवाद का निपटारा हो जाता है तो उस निपटारे को सुलझाएगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष पहला ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, लोकसभा का महासचिव, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। देखो, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अब की बार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उस विवाद के निपटारे को निपटाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका महासचिव निभाता है। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश निपटाएगा, ठीक बात है। उस विवाद के निपटारे को कोर्ट में लेकर कौन आएगा? जो चुनाव में उम्मीदवार होता है, दूसरा जो उम्मीदवार होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा होता है, वही उस विवाद को कोर्ट में लेकर आएगा। 30 दिन के अंदर उसको
विवाद कोर्ट में लेकर आना होगा। अगर 30 दिन तक नहीं लेकर आया तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। अपने दिल के किसी कोने में लिख लेना, अपने दिल के किसी भी कोने में लिख लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है और जो फॉर्म फिल करना होता है, देखो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है उसको एक फॉर्म फिल करना होता है, राष्ट्रपति का फॉर्म फिल करना होता है। देखो एक फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करते समय प्रस्तावकों की संख्या और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होनी जरूरी है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 50-50 होनी जरूरी है। देखो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस उम्मीदवार को एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करते समय प्रस्तावकों की और अनुमोदकों की संख्या देखी जाती है। देखो जो ये प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं ये और कोई नहीं होता, एमएलए मतलब विधायक और सांसद होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मोटी भाषा में है कि उस व्यक्ति के पास 100 व्यक्ति होने चाहिए जो एमएलए और सांसद है, उसके पास 100 विधायक होने चाहिए जो एमएलए और सांसद है, 50 एमएलए होने चाहिए और 50 सांसद होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति ये कंडीशन पूरी करता है वो राष्ट्रपति का फॉर्म फिल कर सकता है। फॉर्म फिल करते समय उसको राशि देनी होगी, कितनी? 15,000 रुपये। फॉर्म फिल करते समय उसको 15,000 रुपये राशि देनी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, कि उस राशि को जमा कहाँ पर किया जाता है? वो किया जाता है आरबीआई में। अगर किसी व्यक्ति को कुल वोटों का 1/6 प्राप्त नहीं होता, अगर किसी व्यक्ति को कुल वोटों का 1/6 प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आपको कहोगे सर इसका मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति को कुल वोटों का इतनी वोट नहीं मिली, उसके 15,000 रुपये पानी में चले जाएंगे। देखो अगर कोई व्यक्ति हार जाता है और 1/6 वोटों से ज़्यादा वोट ले लेता है, अगर हार जाता है और 1/6 वोटों से ज़्यादा वोट ले लेता है, उसके 15,000 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे। अगर जीत जाता है तो वो राष्ट्रपति तो बन ही जाता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता कौन नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन नहीं करता? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता कौन नहीं करता? वो नहीं करता। देखो मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। आप कहोगे सर इस बात का तो हमें पता ही ना था, आपने कौन सी नई बात बता दी। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते।
आपको होगा सर मुझे इन बातों का तो पता ही था, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भाग लेते क्यों नहीं है? ये भाग लेते क्यों नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में? बताओ, देखो क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, सबको पता है, सबको पता है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। अगर मनोनीत ये करेगा तो वोट भी ये राष्ट्रपति की घेरेंगे, इसलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। और आप सबको पता है भारत में विधान परिषद कितनी है? वो 6 हैं। आप सबको पता है विधान परिषद भारत में कितनी है? 6 हैं। असमानता को खत्म करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हों, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, क्या उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? देखो क्वेश्चन ये है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो क्या उस विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे? वो भाग नहीं लेंगे। देखो सन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। सन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि अगर किसी राज्य की विधानसभा उस समय भंग है जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे। 1974 में गुजरात की विधानसभा भंग थी। देखो अगर किसी राज्य की विधानसभा उस समय भंग है जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं तो उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में फैसला सुनाया कि उसके जो विधानसभा भंग है उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, क्योंकि 1974 में गुजरात की विधानसभा भंग थी। 1974 में गुजरात की विधानसभा भंग थी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल। अब हम पढ़ेंगे कार्यकाल। आप सबको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष। कार्यकाल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष होगा। और एक बात और लिखी हुई है आर्टिकल 56 में, सुनहरे अक्षरों में एक बात और लिखी हुई है कि हम राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। देखो कार्यकाल आर्टिकल 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन आर्टिकल 56 में सुनहरे अक्षरों में एक बात लिखी हुई है कि हम राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग से हटा सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि हमने तो पढ़ा था कि आर्टिकल 61 में महाभियोग से हटा सकते हैं, लेकिन देखो आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग से हटा सकते हैं। सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 56 में, एक लाइन लिखी हुई है, बस एक लाइन,
कि हम समय से पहले राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस बता रखी है। आर्टिकल 61 में महाभियोग से हटा सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस बता रखी है आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 56 में बता रखी है, एक लाइन लिखी हुई है कि हम महाभियोग से हटा सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत यह लिखा हुआ है कि हम महाभियोग से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। वो हटा सकते हैं आर्टिकल 56। अगर ये लिखा हुआ किस अनुच्छेद में महाभियोग की पूरी प्रोसेस बता रखी है, वो आर्टिकल 61 में दोनों ही बातों में जमीन आसमान का फ़र्क है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, चुनाव उनके कब होंगे? चुनाव दोबारा से कब करवाने होंगे? अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, दोबारा से चुनाव कब करवाने होंगे? वो करवाने होंगे 6 माह। देखो संविधान में लिखा हुआ है, अगर पंचायती राज का और राष्ट्रपति का, देखो इस बात को ध्यान से सुनना, अगर समय से पहले पद खाली हो जाता है पंचायती राज का या राष्ट्रपति का समय से पहले खाली हो जाता है, तो 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव करवाने होंगे। अगर किसी और का पूछ ले विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, उनके चुनाव यथाशीघ्र होंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र करवाने की हम कोशिश करेंगे। 6 माह सिर्फ पंचायती राज के लिए और राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है कि हम 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव करवाएंगे, लेकिन अगर इसके अलावा किसी का पूछ ले तो यथाशीघ्र करवाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर दोबारा से चुनाव करवाने हैं, कितने माह के लिए करवाने होंगे? अगर दोबारा से चुनाव होते हैं, वो चुनाव कितने माह तक वैलिड है? देखो वो है पूरे 5 वर्ष। देखो अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, अब है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बातों पढ़ देख लियो। देखो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है और दोबारा से चुनाव होंगे तो पूरे 5 वर्ष के लिए वैलिड होंगे, 5 वर्ष तक चलेगा। अगर इनके अलावा पूछ ले कि दोबारा से जब चुनाव होंगे तो कितने समय तक रहेंगे? वो रहेंगे जितने माह का बचा हुआ है, तो शेष अवधि तक चुनाव उनके करवाने होंगे, शेष अवधि तक। देखो कि दोबारा से समझो, देखो प्रश्न ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है कितने माह तक राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का अगर दोबारा से चुनाव करते हैं उनका कार्यकाल कितना चलेगा? पूरे 5 वर्ष तक चलेगा। अगर इनके अलावा किसी का पूछता है, लोकसभा का पूछ ले, राज्यसभा का पूछ ले या किसी का भी पूछ ले, तो उसका होगा शेष अवधि तक का कार्यकाल। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इसका पार्ट अगला जल्दी आएगा। धन्यवाद।